अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लिए, जहां बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पीटीआई ने आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया। इंतखाबात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई न्याजुल्लाह न्याजी ने बताया कि तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सेंट्रल से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उनका यह कहना था कि बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच सदर, जबकि पंजाब से यास्मीन राशिद सदर मुंतखब हुई। हलीम आदिल शेख पीटीआई सिंध के सदर, जबकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को सदर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर उनका यह भी कहना था कि अकबर एस बाबर के जो एतराज हैं उनको मुस्तरद करते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहा कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कराएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तनकीद की जा रही है। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब को सिलेक्शन करार देते हुए कहा कि पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था। आज वो कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। आज भी इसके अलावा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक कहा कि पीटीआई पहले शफाफ पार्टी इलेक्शन कराए, फिर जनरल इलेक्शन की शफाफियत का सवाल करे। अब ये जो इंतखाबात थे ये कराना जरूरी था कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए, और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंसाफ को जो वक्त दिया गया था। अब ये इंतखाबात हो गए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन इन नताज को तस्लीम करेगा? ये जो दीगर सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं, क्या इस तनकीद का कोई जवाब है? इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मेरे साथ मौजूद है न्याजुल्लाह न्याजी साहब, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन इंतखाबात के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। बहुत शुक्रिया न्याजुल्लाह न्याजी साहब। न्याजुल्लाह न्याजी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो दीगर जमातों की तनकीद हो रही है, आज हमने देखा के इंतखाबात के बाद, इस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसका जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये तनकीद सुन के हैरानगी हो रही है कि वो जमातें भी तनकीद कर रही हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो करवाती भी नहीं है और जनरल इलेक्शन में भी धांधली करती हैं और हमेशा से उनके ऊपर रिगिंग के इल्जाम आते हैं और सामने करती हैं। जहां तक इंटर पार्टी का ताल्लुक है कि इंटर पार्टी इलेक्शन में तमाम पार्टियां, आप इलेक्शन कमीशन वालों को सामने लें कि इलेक्शन कमीशन में इन्होंने सफेद पेपर्स के ऊपर अनअपोज लिख के दिया हुआ है। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक इलेक्शन करवाती है, एक रूल्स के तहत कराती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंटर पार्टी इलेक्शन हर दफा तहरीक इंसाफ ने कराए हैं। 2009 में भी कराए हैं, 2012 में भी कराए हैं और अभी भी कराए हैं। अभी आपने सही फरमाया कि 23 नवंबर 2023 को जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसमें हमें 20 दिन दिए गए और ये देखें कि इस 20 दिन में आगे जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को आ रहे हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन इस नेक्स्ट वीक में शेड्यूल दे रहा है। तो आपको इस फैसले में ये चीज सामने मद्देनजर रखनी चाहिए कि एक पार्टी जिसको हर तरीके से तोड़ा जा रहा है, उसके अंदर पार्टियां बनाई जा रही हैं और उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जिसमें माइनस इरेगुलरिटी की वजह से हमें 20 दिन का टाइम दिया, उस 20 दिन में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने रूल्स जो थे 2020 उसको मद्देनजर रखते हुए शेड्यूल जारी किया और उस शेड्यूल में मैंने रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए और जो तमाम सूबों को रिटर्निंग ऑफिसर थे और सेंटर के थे। नॉमिनेशन पेपर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आए और तमाम नॉमिनेशन पेपर्स की वेरिफिकेशन हुई, स्क्रूटनी हुई और अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता तो वो ऑब्जेक्शन भी उन्होंने उसको सुनना था। अगर एग्रीड पार्टी होती तो मुझे अपील करती। ये तमाम प्रोसेस जो है
ये कल सारा दिन 9 बजे से लेके 3 बजे तक हुआ। उसके बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास, क्योंकि अगर वन पैनल होगा तो वो रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेरेशन मेरे पास सबमिट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को, तो मैं उसके ऊपर उस डिक्लेरेशन को उस पर रेजोल्यूशन पास करूंगा। और आज हमने वो 2 तारीख को उस पर रेजोल्यूशन, क्योंकि एक सिंगल पैनल आया और उसमें तमाम प्रोविंसेस के जितने कैंडिडेट थे, क्योंकि प्रोविंसेस के साथ पूरे पूरे पैनल हैं, तो वो तमाम पैनल्स के कैंडिडेट्स का इलेक्शन जो था आज हमने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। इसमें जो कहते हैं, जो कह रहे थे, जो मैं सुन रहा था कि हमारी उनसे पूछें कि अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग कभी इलेक्शन करवाया है? जाके एक पेपर के ऊपर साइन करके कि वहां मरियम नवाज है या फलां है, उसको जनरल सेक्रेटरी बना के जमा करवा देते हैं। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल है कि जो एक बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर बैठा है उसी तरह लिख के देते हैं। ये वाहिद पार्टी थी। दूसरी बात है बाबर एस अकबर साहब की, कि क्या बाबर अकबर साहब से पूछें कि कल आप जहां सेंट्रल ऑफिस में आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जहां बैठा है, रिटर्निंग ऑफिसर भी जहां बैठे हैं, और आप कहते हैं कि मैं बानी मेंबर हूं इस पार्टी का। आप हमारे पास किसी इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर के पास आए? आपका ये मकसद था, ये ऑब्जेक्ट था, आपका ये मोटिव था कि आपने सिर्फ तस्वीर बनानी है और जाके हाइप क्रिएट करनी है और ब्लैकमेल करना है। आपने सिर्फ तस्वीर बनाई और मीडिया पे चले गए और आपने कहा जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना था। मेरे पास अगर वो कोई एप्लीकेशन देता, मुझे कोई प्रेजेंटेशन देता, ये मेरा काम था इलेक्शन कमीशन का, मैं उसको डिसाइड करता। तो मैं उसकी स्टेटमेंट को बिल्कुल फॉल्स, इलीगल उसकी स्टेटमेंट है। उसने जाके ये कहा है कि जी मैं वहां गया हूं और मुझसे नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए गए। 3 दिन का जो प्रोसेस था, 29 तारीख थी, जकम थी और फिर आज 2 थी। तो उसका ये कहना हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। फिर उनसे पूछें कि आया आप वेरीफाइड मेंबर हैं? जहां तक प्रोसेस है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोसेस के जरिए चल रही है, तो उस प्रोसेस से गुजर के एक वेरीफाइड मेंबर है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे, हम आइन की बालादस्ती से बिलीव करते हैं और हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होल्ड कराए हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता था, जो हमारे रूल्स कहते थे, उसके मुताबिक हमने इलेक्शन कराए। हम तो आप ये कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर का इन इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं था? न्याजी साहब, उसने किसी से रब्ता नहीं किया, इवन देन न इलेक्शन कमिश्नर से, ना किसी रिटर्निंग ऑफिसर से। जी ठीक है। तो न्याजी साहब आप ये कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर का इन इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है और उनके एतराजात भी उठाना नहीं बनते इन इंतखाबात के हवाले से। जी हमारा कहना यह है कि वो इसमें ये फरमाइए था और वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई भी हो चुका है। जी जी ठीक है। अच्छा देखिए, बुनियादी मसला तो आपका इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। जी देखिए, बुनियादी मामला तो आपका इलेक्शन कमीशन के सामने, इन पार्टियों की तो तनकीद है। इलेक्शन कमीशन के जो कानूनी तकाजे चाहिए थे जो इन इंतखाबात के लिए, क्योंकि पहले भी जो एतराजात उठे वो यही कि किस आइन के तहत इंतखाबात करवाए गए और वो नतायज जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाए गए। तो आपके ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन को एतराज था वो एतराज अब दूर हो गया है? आप अगर इलेक्शन कमीशन का वो इम्प्यूट ऑर्डर पढ़े ना, तो आपको हैरानगी होगी कि आइन के मुताबिक नहीं, उन्होंने कहीं कोई अगर मोहर नहीं लगी या कहीं कोई डेट का आगे पीछे है तो उन्होंने छोटे छोटे एतराजात लगाए। मतलब कोई ऐसा एतराज नहीं, मुराद सिर्फ ये था कि हमारे पेपर्स को, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चल रहा है कि इलेक्शन से माइनस किया जाए, बाकी कुछ भी नहीं है। उस ऑर्डर को भी हमने चैलेंज कर दिया है। अब जो हमने अब कराया, अब भी पूरा हमने फॉलो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने रूल्स को फॉलो करके इलेक्शन कराया है। और हम उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को कल हम नोटिफिकेशन करके मंडे को जमा करवा देंगे। हमारी तरफ से तो हमने पूरा आइन को और अपने रूल्स को फॉलो किया है। अच्छा, और जो एतराजात हैं वो ज्यादा उनके तरीक़ाकार के हवाले से हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा ही मौजूद नहीं थे। तो तरीक़ाकार के हवाले से तो आपको नहीं लगता कि कोई जब ये नतायज आप इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाएंगे तो वहां को मुश्किल बन सकती है?
देखिए साहब, मेरा ख्याल है कि मरियम औरंगजेब ने जो बात किया है ना, उसने तो, मैंने आपको बताया ना, 2 तो एक सफेद पेपर, उनको तो पता ही नहीं है। हमारा आके नॉमिनेशन पेपर देखें। और कल शुक्र है कि बाबर अकबर जहां आए हैं, उसने खुद कहा कि वहां मुझे केपीके के लोग भी मिले हैं, बलूचिस्तान के भी मिले हैं, पंजाब के भी। तमाम नॉमिनेशन पेपर देखेंगे, प्रपोजर और सेकेंडर मौजूद थे और हमारे रिटर्निंग अफीसर के सामने उन्होंने दस्तखत किए, अपने कार्ड लफ किए और उस नॉमिनेशन पेपर में तमाम चीजें जी थी, टोटल फॉर्मेलिटीज वो पूरी की गई और उनकी मौजूदगी में की गई। नॉमिनेशन पेपर हमने जो दिए थे वो उसी तरह थे कि उसके अंदर प्रपोजर और सेकेंडर का कॉलम है और उनके तमाम जो उनके पर्टिकुलर्स होते हैं उसमें मेंशन होते हैं। बाकी तहरीक और अकबर एस बाबर ने जी आप जी 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 आप कर लीजिए। तहरीक इंसाफ को तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ को अगर किसी तरीके से टेक्निकल बेस पे अगर कोई करना चाहे तो हम उसकी जंग लड़ रहे हैं लीगल, और इंशाल्लाह लड़ेंगे। और इस प्रोसेस के अंदर हम क्योंकि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, और हम जिस तरीके से स्टेट इस मुश्किलात से गुजर रही है, हम चाहते हैं कि जमहूरियत बचे और जमहूरियत प्रोसेस आगे चले। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा, अकबर एस बाबर ने अब कहा है कि वो इनको चैलेंज करेंगे इंतखाबात को, क्या ये कोई मुश्किल हो सकती है पार्टी के लिए? देखें, अगर अकबर एस बाबर, मैं आप एक बात और देख लें कि अगर हमारे पास इतने वोट हैं, वेरीफाइड वोट हैं, आपके पास कोई और कंप्लेंट आई है? यही अकबर एस बाबर ये जो हर मीडिया पे जाके कंप्लेंट कर रहा है, अभी तो और तो कोई नहीं आया कंप्लेंट लेके, तो वो तो पार्टी के साथ ऑलरेडी एग्रीव्ड है, उसके केसेस चल रहे हैं, उसने तो करनी है। तो हमें तो पूरा है कि हमने तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो 20 डेज हमने अपने इलेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर रूल्स को फॉलो करके करवा के सारी चीजें हम उस इलेक्शन कमीशन में नोटिफिकेशन जमा करवा देंगे। अगर अकबर एस बाबर चैलेंज करता है और तो एक लीगल बैटल है, वो हमारी टीम भी देखेगी। जी अच्छा, तो जब इलेक्शन कमीशन में आप नतायज को जमा करवा देंगे, ये भी मुतालबा किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ही इन इंतखाबात का नोटिस ले ले, तो इलेक्शन कमीशन की जो जांच पड़ताल है, क्या उसमें आपको लग सकता है कि कोई मुश्किल हो सकती है पार्टी के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है ना, तो उनको तो अपने इलेक्शन देखने चाहिए कि आया वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के उनके कोई रूल्स हैं, वो किस तरह के इलेक्शन करते हैं। वो तो हर दफा लिख के देते हैं कि ये हमारा अनअपोज्ड सदर है, एक सफेद पेपर के ऊपर। तो हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करके डिक्लेयर किया है अपने कैंडिडेट्स को। अच्छा, ठीक है। और आपको लगता है कि जो कानूनी तकाजे थे, बैट का निशान, बल्ले का निशान रखने के लिए पार्टी के इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एतराजात उठाए गए थे, वो अब तमाम दूर हो गए हैं और अब पार्टी पूरी तरह से अहल है इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी और अपना वही इंतखाबी निशान रखने के लिए भी? इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी तहरीक इंसाफ अपने इसी बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि हमने वो तमाम जो लीगल फलास थे वो पूरे कर दिए। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से मेला फैली चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें, क्योंकि एक पार्टी है और एक पार्टी 96 से वजूद में आ रही है और इलेक्शन लड़ रही है, और वो पार्टी जो इंसाफ की बात करती है, जस्टिस की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है और मुल्क को आगे लेके जाने की बात करती है, स्टेट और उसके आर्जन को मुतहद रखने की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, और जमहूरी हक को, जमहूरियत को कायम रखने के लिए हर पार्टी को मौका देना चाहिए। और इस पार्टी के ऊपर तो कोई ऐसा इतराज़ नहीं है कि ये पार्टी बल्ले के निशान पे इलेक्शन ना लड़ सके। ठीक है। और लास्टली न्याय साहब ये बता दीजिएगा, ये कब तक नतायज आप इलेक्शन कमीशन को पहुंचा देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन कब तक तवक्को करते हैं कि नोटिफाई कर देगा? देखिए, हमारे के मुताबिक कल हमने नोटिफाई, 3 तारीख है, हमने इलेक्शन का रिजल्ट आज अनाउंस कर दिया है। कल हम नोटिफाई कर देंगे और इंशाल्लाह मंडे को हम इलेक्शन कमीशन में अपना रिजल्ट जमा करा देंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्याजुल्ला न्याजी हमारे साथ मौजूद थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने आज ये इंतखाबात करवाए और इन इंतखाबात के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के सामने कानूनी चैलेंजेस हैं और दीगर पार्टियों की तनकीद है उस पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो अमल अब मुकम्मल हो गया। बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं और इंतखाबात में जो है वो इन जो पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात है उस पर कामयाबी के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन का मनसब उनके पास अमानत के तौर पर होगा। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन हैं और ताहयात रहेंगे। जो पार्टी सरबराह का फैसला होता है हमारा भी वही होता है। पीटीआई के क़याम के बाद अब कई सालों के बाद पहली मर्तबा बानी पीटीआई की जगह अब कोई नया चेयरमैन पीटीआई आया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा और ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो एतराजात उठे हैं क्या इनका जवाब है या नहीं, इस पर बात करने के लिए पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपकी कुछ तनकीद इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हमने भी सुनी है, क्या वाकई कुछ मसला है जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं और नए चेयरमैन का इंतखाब किया है? बहुत शुक्रिया रमान साहब। देखिए, ये इन कॉन्टेक्स्ट लाने के लिए ये कहना जरूरी है कि बाकी पार्टियों के इंतखाबात भी मोर और लेस इसी तरह ही होते हैं और उनके भी इंतखाबात को कभी इस तरह से स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता रहा माजी में, जिस तरह से पीटीआई के हालिया इंतखाबात को करके कालादम करार दिया गया है। लेकिन अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये बात सही है कि पीटीआई के साबका इलेक्शन भी मुताबिक नहीं थे उस राब्तों के और इस वक्त भी जो इलेक्शन हुए हैं वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि ये भी वाजे नहीं है कि उन्होंने अपने किस राब्ते के तहत ये इलेक्शन करवाए हैं, क्योंकि उनके एक उनका कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 का जी। और एक है 2022 का और 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर 2 अमेंडमेंट्स उन्होंने की थी जो कि बकौल इलेक्शन कमीशन के फैसले के, उनमें से एक उन्होंने विड्रॉ कर ली थी और फिर एक बाकी थी। तो ये कुछ वाजे नहीं है। फिर मेंबर्स को वोट देना था तो उससे पहले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल करने चाहिए थे, तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी कि 3-4 दिन हफ्ते में अपने नामजदगी के कागज जमा करा दें। ये सारा प्रोसेस होता नजर तो नहीं आया, तो इसलिए ये कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात जो है इस स्क्रूटनी के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने कर दी है बेहतर इंतखाब होने चाहिए थे, वो अनफॉर्चुनेटली हुए नहीं। अच्छा, अब ये जमातें जो है वो नोटिस लेने का मुतालबा कर रही हैं इलेक्शन कमीशन से और कोई चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया अकबर एस बाबर ने, तो क्या अगर कोई इन नतायज को चैलेंज करता है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इसको चैलेंज तो करने की जरूरत भी नहीं है कि कोई जाकर चैलेंज करे। अच्छा, क्योंकि कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर इंतखाब जब हो जाता है तो उसके 7 दिन के अंदर उसके नतायज इलेक्शन कमीशन में जमा कराने होते हैं पार्टी को, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और फिर वहां से ऑटोमेटिकली उन नतायज का, उन इंतखाबात का स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाता है। यानी उनको तस्लीम, अगर वो तस्लीम कर लेगा इलेक्शन कमीशन तो फिर उनको नोटिफाई करेगा उन ऑफिस बेयरर्स को, और जब तक वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नोटिफाई नहीं करेगा, तो ये स्क्रूटनी का प्रोसेस और जांच पड़ताल का प्रोसेस सेल्फ एक्चुएटेड है। यानी उसके लिए किसी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चैलेंज ना भी किया गया हो तो ये तहकीक और ये स्क्रूटनी का अमल वैसे भी हो जाएगा, और अगर वो उस पर पूरे नहीं उतरेंगे तो शायद उसके ऊपर एक्शन भी हो जाएगा। तो इसलिए ये शिकायत करना किसी का जरूरी नहीं है, चैलेंज करना। अच्छा, एक सियासी सवाल भी आपसे करता चलूं कि अब ये इमरान खान की जगह बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बन गए हैं, तो जिस तरह से पार्टियां काम करती हैं, आपको लगता है, ये आपका अंदाजा क्या है कि क्या पार्टी के अंदर कुछ तब्दीली आएगी जिस तरह से पार्टी के मामलात चलाए जाते हैं? मुझे इसलिए ये नहीं लगता, इसलिए कि पार्टी जो है वो बेसिकली इमरान खान साहब सेंटर्ड है। इमरान खान साहब आज एक दूसरी पार्टी बना ले और उसका नाम XYZ रख दें
तो वही पार्टी बड़ी हो जाएगी और पॉपुलर हो जाएगी। ठीक है। तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान साहब की एंडोर्समेंट नहीं होगी तो वो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये एक हकीकत है, होना ऐसे नहीं चाहिए, पार्टियों को अपना एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी कमोबेश यही सूरत हाल है। तो इसलिए अगर कोई इस तरह की कुछ सूरत पैदा हो जाए कि इमरान खान साहब को रियली साइडलाइन करने की को कोशिश हो, तो वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान साहब जहां खड़े होंगे पार्टी वहीं से शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद है, सरबराह बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सियासत कर रही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके ऊपर तबसरा करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। बेहतर यह है कि मैं तबसरा ना करूं। अच्छा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी के सरबराह भी रहे हैं, पार्टी के वजीर आजम भी रहे हैं, मगर उसके बाद फिर वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के भी लीडर रहे हैं। फिर वो जो नई सियासी जमात तश्कील दी जा रही थी उसके ऊपर भी तमाम गुफ्तगू जो हुई सियासी जमातों की, उसके भी वो रूहे रवां थे। तो शायद साहब खाकान अब्बासी साहब ने अपने लिए मुख्तलिफ रोल तजवीज़ किए हुए हैं, लेकिन उस पर इससे ज्यादा मैं उनके मुतालिक बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर साहब, दानियाल अजीज साहब का मामला, आज उनको शोकॉज नोटिस हो गया, बोर्ड बना हुआ है, पार्टी जिस तरह से टिकट दे रही है, आप भी उसका हिस्सा है, कुछ उस पर भी बात हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसको आप तकसीम कहेंगे, इख्तलाफात कहेंगे, या ये कोई और मामला है पार्टी के अंदर? हकीकत में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जो है वो इस इलाके की नहीं थी, इस वजह से मेरे पास उसकी कुछ खास तफसील नहीं है। और एहसन साहब तो भाई भी हैं, लीडर भी हैं, और उनकी जो पार्टी में कंट्रीब्यूशन और जो मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन है वो भी सबके सामने। दानियाल हमारे दोस्त भी हैं, भाई हैं, उन्होंने बड़ा एक क्रिटिकल व्यू लिया है। मेरे सुनने देखने में आया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अगर कोई क्रिटिकल व्यू हो भी तो बैठ के पार्टी के अंदर बात की जा सकती है, मगर उन्होंने कुछ पब्लिक ऐसी बात की है कि शायद पार्टी ने उनको, मुझे नहीं मालूम था कि पार्टी ने उन्हें शो कॉज दिया है, आपने अभी मुझे बताया। तो मेरे ख्याल में वो जो भी उनकी अगर कोई मसला, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो बात करना चाहते हैं, तो अफजल तरीन तरीका तो ये होता है, और ये टिकटॉक की जब की बातचीत हो रही हो, बोर्ड बन रहे हो, तो बाज दफा सियासी तनाव इलाकों के अंदर हो जाता है, मगर इसकी रेजोल्यूशन के बहुत से तरीकाकार हैं, और हमारी पार्टी के अंदर बहुत से तरीकाकार हैं। बाहर से लोग जाते हैं, उसके अलावा सर्वे होते हैं, उसके अलावा बैठ के गुफ्तगू होती है, इंटरव्यू होती है। तो आई एम श्योर कि ये जो कंफ्यूजन है ये रिमूव हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये टिकटों वाला मामला मुस्लिम लीग नून में? मेरे ख्याल में अगले हफ्ते में हो जाएगा। मुख्तलिफ जो डिविजन्स हैं और मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी प्रिलिमिनरी एनालिसिस सबका हो चुका है तकरीबन, और अब मेरे ख्याल में वो जो पार्लिमानी बोर्ड है वो बैठेगा, तमाम तजावीज जो आएंगी हर डिवीजन और हर डिस्ट्रिक्ट से उनका जायजा लेगा। बाज जगहों के ऊपर हमारा एक पैरेलल प्रोसेस होता है कि अवामी राय क्या है उसको सामने रखा जाएगा और फिर फैसले किए जाए। और लास्टली डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ कब से जलसे शुरू कर रहे हैं? जैसे ही ये आपके सामने इलेक्शन, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन गालिबन कुछ अंदिया तो उन्होंने दिया है कि हल्का बंदियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, और कुछ दिन के अंदर वो तमाम हल्का बंदियों की तफसीलात जो है वो सामने रख देंगे। उसके मुताबिक टिकट जो है उनका इजरा हो जाएगा, और जैसे ही टिकट का इजरा होगा हर हल्के के एतबार से, तो हमारी फिर कैंपेन जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और इंशाल्लाह मियां साहब उसको लीड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के मामलात पर बात हो रही थी। एक ब्रेक, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2 रोजा आलमी मौसमियाती एक्शन समिट COP28 जहां पर कई ममालिक के अहम रहनुमा शरीक हुए और इजलास में इस बात पर गौर किया गया कि कैसे माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम किए जा सकते हैं और किस तरह मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से अपने आप को बचाया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। वहां पर कई हुकूमतों, तरक्याती जो बैंकों ने और कंपनीज ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए अरबों रुपए जमा करने के इकदाम का ऐलान किया, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात ने मौसमियाती सरमायाकारी के लिए $30 अरब के नए फंड का जो क्याम है उसका ऐलान भी किया है। पाकिस्तान एक बड़ा अहम स्टेक होल्डर है इस सारी बहस के अंदर और पिछले साल असूली तौर पर जो पाकिस्तान में सैलाब भी आए थे उसके बाद भी ये मामला उठाया जाता रहा कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि माहौल को खराब करने में उतना किरदार अदा नहीं करते, लेकिन इससे मुतासिर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है वो भी दुबई में होने वाली इस आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उन्होंने वहां पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इशू लॉस एंड डैमेज फंड का है, जो वादे किए गए, जो असूल अपनाया गया कि उन ममालिक की किस तरह से मदद की जाए जो इन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हासिल हुआ, क्या फैसले हुए हैं और फिर आगे ये मामला जो है वो किस तरफ जा सकते हैं। और सबसे अहम मामला लॉस एंड डैमेज फंड का है कि वहां पर जो फैसले हुए क्या वो तवक्कुआत के मुताबिक हैं या नहीं। अहमद राफे आलम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लॉयर हैं, एनवायरमेंटल लॉयर हैं और गहरी नजर रखते हैं इन मामलात के ऊपर। अहमद राफे आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद राफे आलम साहब, पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत अहम है कि क्या फैसले होते हैं, किस तरह से उन फैसलों पर अमल दरामद होता है। तो सबसे पहले तो ये हमें बताइएगा, ये जो वादे हुए हैं, जो अनाउंसमेंट्स, ऐलानात हमने देखे हैं, क्या आपको लगता है लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से ये तवक्कुआत के मुताबिक हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले लॉस एंड डैमेज फंड को समझने के लिए मौसमी तब्दीली और उसके बुनियाद पे जो बैनुल-अक़वामी कानून बने, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मौसमी तब्दीली जो है वो ग्रीन हाउस गैस की वजह से होती है। ग्रीन हाउस गैस उस वक्त पैदा होती है जब हम कोई भी चीज जमीन से निकाल के उसको जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, तेल हो, गैस हो, उससे ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। और वो गैस जो है सूरज की गर्मी को फिजा में फंसाकर ये ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देती है। और बनिस्बत ये सनती इनकलाब, दुनिया जो है तकरीबन 1.2, 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म है। और ये आप समझते हैं अगर छोटी गर्माइश है, ये नहीं है। इस गर्मी की वजह से पाकिस्तान में पिछले साल जो फ्लड्स हुए थे, सैलाब पड़ रहा था, ये इनकी वजह से थी। और इस साल जो ग्रीस में 2 साल की बारिश जो है 3 दिन के अंदर जो गिरी थी और वहां का पूरे मुल्क का ज़राए बर्बाद कर दिया था, ये मौसमी तब्दीली का सबूत है और ये इसका असर है। अब देखें, मौसमी तब्दीली को काबू करने के लिए 1992 में पूरी दुनिया ने बैठ के यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे मुआहिदा किया, जिसका बुनियादी मकसद है ग्रीन हाउस गैसेस को काबू करना। और वो इस तरह के जो बड़े ममालिक हैं, अब जैसे आप पाकिस्तान में तो कम ही ग्रीन हाउस गैस बनती है। अगर आप देख लें, पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैसेस जो है मेरे ख्याल 1% से कम है दुनिया की ग्रीन हाउस गैसेस की। मगर इसके मुकाबले में जो 20 बड़े ममालिक है, G20 जिसको कहते हैं, वो सालाना तौर पे 80% ग्रीन हाउस गैस दुनिया में पैदा करते हैं। तो उनको ये क्या कहते हैं, उनपे ये पाबंदी कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस कम करें, मिटिगेशन करें। और जो छोटे ममालिक हैं वो तैयारी करें मौसमी तब्दीली के असरात का। और साथ साथ में एक वादा ये था कि बड़े ममालिक पैसे देंगे छोटे मुल्कों को ताकि वो तैयारी के लिए वो पैसे इस्तेमाल कर सकें। अब हुआ ये है पिछले 28 साल के अंदर, 30 साल के अंदर, कि कोई ग्रीन हाउस गैस पे काबू नहीं हुआ। ये जो बड़े ममालिक ने वादे किए थे ये पूरे नहीं किए। ग्रीन हाउस गैसेस वैसे ही चलती जा रही है और ना उन्होंने कोई खास पैसे दिए। और अब हम देख रहे हैं कि छोटे ममालिक जो हैं उन पे असरात कुछ ऐसे पड़ रहे हैं कि ये तो अब पैसों की बात ही नहीं बची। पिछले साल जो सैलाब पाकिस्तान में गिरे थे, वर्ल्ड बैंक ने अंदाजा लगाया था तकरीबन $30 अरब का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा था। यानी कि हमारी पूरी जो मईशत है, जीडीपी का तकरीबन 10-15% जो हिस्सा है उसको नुकसान पड़ा था। तो इसलिए जो छोटे ममालिक हैं पिछले 20 साल से अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जी देखें, हमें एक लॉस एंड डैमेज फंड की जरूरत है जहां हमें पैसे मिल सकें ताकि हम अपनी टांगों पे दोबारा खड़े हो सके। आजकल ये हो रहा है कि जब सैलाब पड़ता है या गर्मी पड़ती है तो लोगों, ममालिक को फंड उनको ये मिलते हैं कर्जे,
तो उनके कर्जे जो है उनकी मईशत पे असर लगाना शुरू कर देते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड इससे मुख्तलिफ होना चाहिए। लॉस एंड डैमेज फंड पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक फंड है जहां हम पैसे लेकर अपनी टांगों पे दोबारा खड़े हो सके। और ये पिछले साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अंदर के नीचे तय हो गया था कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। इस साल उसको अब चलाने के लिए वादे बुलाए जा रहे हैं दूसरे ममालिक, बड़े ममालिक से कहा जा रहा है कि आप इस फंड के अंदर पैसे कितने डालेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से जो पिछले कल ऐलान हुआ था वो $40 करोड़ का ऐलान हुआ था, जबकि इस फंड के अंदर तकरीबन 400 अरब डॉलर की जरूरत है। तो ये तो बहुत छोटे पैसे दिए जा रहे हैं। अब ये कहूं कि देखें एक तरफ लेकिन अहमद राफी आलम साहब, इस पर अब असूली तौर पर तो आप कह रहे हैं कि इस पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन असल मामला इसकी इंप्लीमेंटेशन का था और ये सवाल बार बार उठाया जाता रहा कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। कुछ डोनर फटीक भी है, कुछ ममालिक शायद उस तरह से आमादा नहीं है इस फंड के अंदर पैसे डालने के लिए। तो अभी आप एक साल के अंदर और ये COP28 में जो आपने देखा है, क्या इसमें कोई तब्दीली नजर आई है आपको? देखिए ये गेम जो है बड़े ममालिक और छोटे ममालिक के दरमियान है। जो मौसमी तब्दीली है ये बड़े ममालिक ने बनाई है और इनका असर जो है, इसका बिल जो है छोटे ममालिक अदा कर रहे हैं। अब देखें उनको पाबंद करने के लिए ये फंड बनाया गया है और अब देख रहे हैं कि जंगों के लिए इनके पास अरबों डॉलर हैं इजराइल को देने के लिए या यूक्रेन को देने के लिए। मगर आपको पता है कि पिछले कल अमेरिका ने सिर्फ मेरा ख्याल $1.25 करोड़ का ऐलान किया था। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मजाक खेला जा रहा है छोटे मुल्कों के साथ। अब इस साल देखें, इस साल जो छोटे ममालिक हैं कॉप में जाकर वो अक्सरियत तो इनकी है, अक्सरियत दिखाकर अपनी डिप्लोमेसी के तहत बड़े ममालिक को पाबंद करें कि वो पैसे जो हैं, देखिए ये पैसे जो हैं ये कर्जे के तौर पे नहीं मिलने चाहिए। ये असर जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, मिस्र जैसे मुल्कों में, लिबिया जैसे मुल्कों में, जहां एक दिन के शराब में 11,000 लोग मरे थे, ये उनकी गलतियों की वजह से है। ये पैसे हमारा फर्ज है, ये हमारा हक है और उनसे किसी ना किसी तरह इन बैनुल अक़वामी मुआहदों पे के जरिए हमें निकालने होंगे। लेकिन ये गेम बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये बड़े मुल्क जो है ये पैसे देने नहीं चाहते और ना वो मानना चाहते हैं कि ये इनकी गलती है। ठीक है अहमद राफी आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एनवायरमेंटल लॉयर अहमद राफी आलम बात कर रहे थे COP28 हवाले से और वहां पर ये जो वादे वईद हुए हैं। आज के प्रोग्राम से थे मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।